वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 534 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। आज डेट हो गई है 27 अगस्त 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? स्थलाकृति, खनिज, मृदा और सांस्कृतिक कारक भी। देखिए, स्थलाकृति तो है, खनिज है, मृदा है, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, ये सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, वही इम्पोर्टेंट है, स्थलाकृति को, जलवायु को, मृदा को, जल की उपलब्धता और खनिज को। इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, स्थलाकृति से मतलब क्या है? देखिए, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण के लिए और सेवा क्रियाओं के लिए जो है उपयुक्त होते हैं। बात करें जलवायु की, तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हों, उनमें रहने से बचते हैं। मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी लोग नहीं रहते, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं। बात करें मिट्टी की, तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगो हो गई और चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जो है वो घने बसे हुए हैं। इसी कारण जल की उपलब्धता, बाकी खनिज में खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र जो हैं वो अधिक बसे हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, या किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर, या प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक वसाव। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? देखिए, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव, ये तो होगा नहीं। किसी देश में स्त्री और पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर, इनमें से कोई एक आंसर है। क्या है इसका? किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर है, या फिर किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो करेक्ट है, सही है? पहला स्टेटमेंट है, जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। तो सही है या फिर ऊपर नीचे करें दोनों को? देखिए, करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो प्रवास एक प्रमुख कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है? जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास अधिक होगा, जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास कम होगा, जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनसंख्या कम होने पर आर्थिक विकास अधिक होगा। क्या होगा? देखिए, अनिवार्यतः किसी देश की जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश की जनसंख्या भी ज़्यादा, जापान की जनसंख्या ज़्यादा, लेकिन बांग्लादेश का आर्थिक विकास तो कम, और जापान का कितना ज़्यादा। तो देखिए, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर अनिवार्यता कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए समझे तो बांग्लादेश और जापान अति सघन बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक विकसित है। यूरोपियन कंट्री कोई जनसंख्या ज़्यादा थोड़ी होती है, कितने डेवलप हैं वो। अगर दूसरा इसका पहलू देखा जाए तो चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी विकसित है। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनिवार्यता जो है कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा सही है? यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है।
किसी देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा होता है वो। किसी देश के जनसंख्या पिरामिड में निचला स्तर जो है वो बच्चों की संख्या को दर्शाता है और जो ऊपरा भाग है उसका वो वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है। सही है ये वाला, फिर ऊपर नीचे करें। सही है, निचला स्तर 15 वर्ष तक के बच्चे और फिर ऊपरा वृद्ध लोग, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी को बताता है जिसमें बच्चों की संख्या निचले स्तर पर दिखाई जाती है, यानी 15 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार जो है वो वृद्ध लोगों की संख्या और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, मतलब 65 वर्ष से ऊपर। किसी देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर की ओर तीव्रता से संकरा हो जाता है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, उपरोक्त में से कौन से कारक मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, बताइए। कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? देखिए, जलवायु तो होगा, इसमें तापमान भी होगा, वर्षा भी होगा, ह्यूमस भी होगा, अपक्षय तो किसी के द्वारा भी हो सकता है, वर्षा के द्वारा और हवा के द्वारा। तो सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी 1 2 3 4 5। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो समय है, समय वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्च वाच हो गया, तुंगता हो गया और ढाल ये मृदा के संचय को प्रभावित करते हैं। क्या ये तीनों के तीनों सही हैं या कुछ ऊपर नीचे करना है इनमें? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, समय के साथ मोटी होती है, वो करेक्ट है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चवाच, तुंगता और ढाल मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं। सारे के सारे हो गए करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। जो समय है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चवाच, तुंगता और ढाल मिट्टी के संचय को निर्धारित करता है। और जनक सेल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करते हैं, जनक सेल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तीव्र ढाल कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये ढाल है, ये वाला, और एक है ये ढाल, देखिए ये ढाल, ये सीधा नीचे यहाँ से। तो इसके लिए कौन सा होगा? वेदिका फार्म, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, तीव्र ढालों वाली सतहों पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि उपयुक्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर है समोच्च रेखीय जुताई, वो सीढ़ी बनाकर जो करते हैं ना। और बाकी रक्षक मेखला, ये तो हवा वायु से मिट्टी के कटाव को बचाती है। कतारों में पेड़ लगाते हैं। तो देखिए, पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, और इस विधि को बोलते हैं रक्षक मेखला। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन जैसी पीड़कनाशी दवाएं या नदियों का अकार्बनिक पदार्थ युक्त प्रदूषित जल, गिद्धों का अत्यधिक शिकार या ग्रीन हाउस प्रभाव? देखिए, ये तो है ही है, जो भी है सबके लिए ये तो मनुष्यों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी। लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख कारण देना हमें गिद्धों के लुप्त होने का, वो है डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन जैसी पीड़कनाशी दवाएं,
क्योंकि उनकी किडनी और लिवर को फेल कर देती हैं। तो देखिए, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा उनके अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो रही है और वो मर रहे हैं। तो यही कारण है, ये दवाई जो है पशुओं को दी जाती हैं और पशु जो मर जाते हैं उनको जो गिद्ध खाने से जो है वो उनके किडनी और लिवर ख़राब हो गए, जिसके कारण वो मरते चले गए और इस समय क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम इसका एक बार। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाते रहिए।